हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। दोस्तों, ये आधुनिक भारत के इतिहास जो है महेश कुमार वर्णवाल सर हैं, इसके द्वारा ये लिखा गया वन लाइनर फैक्ट है। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। अगर ये सब नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हो, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा। इससे पहले हम जो यूरोपीय जो शासन था इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, इसको अभी भी मान कर चलिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत जो है बार जहाँ से यूपीएससी में भी ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका है। ये तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन पारसी अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी ही प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नौरोजी वे व्यक्ति थे जो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुने जाने वाले व्यक्ति थे। इसी में देखिए आगे जो है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हो जाए दादा भाई नौरोजी। आपको ये भी पूछ लिया जाएगा, ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो जाए दादा भाई नौरोजी को ही। इसी में देखिए आगे, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसी में देखिए आगे जो है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, हो जाएगा रजनीपाम दत्त के द्वारा। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो हो जाएगा J.N. टाटा के द्वारा। अब ये भी पूछता है टिस्को कंपनी की स्थापना कब किया गया, हो जाएगा 1907 ईस्वी में। देखिए इसी में, कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो हो जाएगा कॉबसजी डाबर के द्वारा। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ एग्जाम में है। तो ये पश्चिम बंगाल सेरामपुर में ये स्थापना किया गया था 1855 ईस्वी में। इसमें देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 1772 के काल में डाकू राज कहा गया, इसको याद रखें। के.एम. पनिकर जो इतिहासकार थे, उन्होंने 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज की संज्ञा दी है। इसी में देखिए आगे जो है, 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था, हो जाए कपड़ा उद्योग। देखिए इसमें जो हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि पद्धतियाँ, यहाँ से देखिए, प्रथा जो 3 कठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। दोस्तों, आपको बता दें, ये 3 कठिया प्रणाली जो है बिहार के मोतिहारी, इस समय मोतिहारी जिला, मतलब वर्तमान में जो है मोतिहारी जो चंपारण जिला में पड़ते हैं मोतिहारी, यहाँ पर ये व्यवस्था बहुत, मतलब किसानों की दशा बहुत दयनीय था। यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर जो है राजकुमार शुक्ल जो है, जो लखनऊ अधिवेशन
1916 ईस्वी में होते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इस दशा के बारे में, किसान के दशा के बारे में महात्मा गांधी को जो है राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पर सारी बात बताया। और महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आते हैं और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। और ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और किसानों को जो ऋण भी बहुत हद तक माफ़ कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये नियम जो 3 कठिया प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। तो इसको आप याद रखें, अगर बीपीएससी के अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं ये प्रश्न अक्सर ही बनता है ये प्रश्न। और 1857 क्रांति के समय में बिहार से नेतृत्व किसने किया, तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ये दोनों प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। इसी में देखिए दादनी प्रथा, ये प्रथा देखिए यहाँ से, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देता था। मतलब कहने का ये है, दादनी प्रथा ये था, जैसे देखिए इस तरह से प्रथा था, जैसे अगर मान के लिए हमको आलू चिप्स की मतलब फैक्ट्री स्थापना करना है, मतलब आलू चिप्स बनाना है, तो किसान को पहले ही हम पैसा दे देंगे आलू की खेती करने के लिए, अग्रिम पैसा दे देंगे। और इसके बाद किसान जो है जितना भी आलू होगा उसको उत्पादन करके किसान हमको देगा। तो इस प्रकार की प्रथा दादनी प्रथा था, जो किसान को अग्रिम पैसा दे देता था, ठीक है, कम पैसा। और किसान को जो जितना भी होता था ये इस समय में जो उत्पादन उसको अपने अंदर में ले लेता था, ये दादनी प्रथा था। देखिए ये ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ये बहुत भी है, ये ऑलरेडी जो है ये सब एग्ज़ाम में महलबारी व्यवस्था जो है 65 नंबर बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ, इसमें ऑलरेडी प्रश्न ये पूछा गया था। यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं लाइन बाय लाइन। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भी उसे कहा जाता है। 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था था, एक अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त। तीनों के बारी बारी से आप पढ़िए। यहाँ देखिए आपको पूछ लिया जाएगा रैयत मतलब अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ये लागू किया गया था। इसी में देखिए रैयतबारी जो बंदोबस्त जो है टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में किया था। और महलबारी जो व्यवस्था जो है हॉल्टन मैकेंजी 1822 ईस्वी में किया था। फिर से याद कीजिए उसको, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के जो बंदोबस्त जो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में, और रैयतबारी बंदोबस्त का टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में, और महलबारी बंदोबस्त जो है 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसमें देखिए आगे आपको ये भी पूछ लिया जाएगा अस्थाई बंदोबस्त किन किन प्रांत में, मतलब कौन कौन प्रांत में लागू था। तो यहाँ देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, मतलब ये उत्तर भारत में ज़्यादा और दक्षिण भारत में कर्नाटक में ये लागू था अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसी में देखिए रैयतबारी बंदोबस्त ये मद्रास, मुंबई, असम में ये लागू था। इसी में देखिए आगे और होल्ट मैकेंजी जो के द्वारा महलबारी बंदोबस्त जो लागू किया गया था 1822 में, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये लागू किया गया था। इसी में देखिए आगे अब देखिए ये जो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये समस्त ब्रिटिश भारत के लगभग में, मतलब जितना पर भारत पर जो कब्जा कर रखा था ब्रिटिश के द्वारा, इसमें 19% भाग पर ये लागू था। इसी में देखिए और रैयतबारी बंदोबस्त जो है ये समस्त ब्रिटिश का भारत का जो है 91% भूभाग पर ये लागू था। और ये महलबारी बंदोबस्त जो है समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग पर लागू था। तो प्रश्न इस प्रकार भी बनता है, ये रैयतबारी बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त तीनों में से सबसे अधिक जो है कौन सा लागू था, तो हो जाएगा रैयतबारी बंदोबस्त जो है पूरे जो ब्रिटिश जितना कब्जा कर रखा था इसमें लगभग में 51 मतलब आधा से ज़्यादा 51% भाग पर जो है ये लागू था ये व्यवस्था। देखिए उसका खास क्या था, ये जमींदारी बंदोबस्त में जो है भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को
इसमें रेतबारी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसान होता था और जो भूमि पर गांव का अधिकार होता था। इसमें देखिए आगे, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी रेतबारी बंदोबस्त में। और मालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों की थी। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, ये आप तो देख चुके हैं प्रभाव जो उसका क्या क्या रहा। जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसका जिम्मेदारी का था। और इसमें देखिए कर की दर जो 33 से लेकर 55% हुआ करता था। इसमें कर जो है 60% हुआ करता था यहाँ पर देखिए। और आगे इसमें देखिए, आगे देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो ऑलरेडी प्रश्न ये बनकर आया था, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो हो जाएगा रेतबारी जो 51% भूभाग पर ये लागू था। इसमें देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो कि सिद्धांत किससे संबंधित हो जाए, भू राजस्व के निर्धारण से। देखिए यहाँ से जो हम पढ़ेंगे भारत में रेलवे के जनक के बारे में। देखिए यहाँ से भारत में जो है रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। पहली बार जो मुंबई से थाने के बीच में चला था। दोस्तों आपको बता दें, ब्रिटिश के द्वारा जो रेलवे जो शुरुआत किया गया था, ये लोगों को ले जाने के लिए नहीं बल्कि ये सैनिकों को ले जाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अभी के क्षेत्र में जो है, अभी के समय में जो है हमारे भारत में ये लोगों के लिए सुविधाजनक ये यात्रा अभी के समय बना हुआ है और सबसे अधिक लोग यात्रा रेलवे से ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेलवे के बारे में, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में मतलब मुंबई से थाने के बीच में चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई पुराना नाम बम्बई है, अभी नाम जो मुंबई हो गया है। तो बम्बई से थाने तथा प्रथम रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। फिर से देख लीजिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए ये किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मेरा जो वन लाइनर फैक्ट है, 1857 की क्रांति की अलग मतलब 1857 क्रांति की शुरुआत, ये भी प्रश्न बहुत ही भी है, मतलब ये टॉपिक बहुत भी है। ये इसमें से अक्सर बीपीएससी हो, यूपीएससी एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें अवश्य इसमें से प्रश्न बनकर आते हैं। तो देखिए यहाँ से 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो हो जाएगा मेरठ, मतलब उत्तर पर मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति 10 मई 1857 शुरू हुई। दोस्तों अगर आपको 1857 क्रांति के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर इतिहास को ओपन करके यहाँ से आप 1857 क्रांति की जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो हम बना दिए हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी में देखिए, तो 1857 क्रांति तो शुरुआत मेरठ से हो गया 10 मई 1857 को। इसी में देखिए आगे, 24वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो हो जाएगा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान में है। दोस्तों प्रश्न मंगल पांडे समेत इस प्रकार भी पूछते हैं, सबसे पहले कौन व्यक्ति जो है जो शहीद हुए थे। तो हो जाएगा मंगल पांडे ही, जो सबसे पहली जो है 1857 की क्रांति के समय में शुरुआत जो हुआ था, इसी के कुछ दिनों के बाद मतलब उसको फांसी सजा दे दिया गया था। वर्तमान में है। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो हो जाए कमल और रोटी, कहीं कहीं आपको चपाती और रोटी भी लिखा रहे, चपाती और कमल भी लिखा रहेगा। इसी में देखिए आगे, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए इस तत्कालीन कारण जो था, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, इसलिए यहाँ पे सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था। इसी में देखिए आगे, अंग्रेजी की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 की विद्रोह को जन्म दिया। क्योंकि ऐसा इतिहासकार के कहना है
क्योंकि ऐसा मानना था सैनिकों को। इसमें जो एनफील्ड राइफल में जो गोली जो लगता है, इसमें जो इसको मुंह से खोल के उसको खोला जाता था, इसमें जो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था ये खोल उसका, ऐसा सैनिकों का मानना था। इसलिए जो हमारे इंडिया में सभी प्रकार के धर्म रहते हैं, हिंदू के लिए तो गाय और मुस्लिम के लिए तो सूअर क्या है, ये अपमानजनक है। इसलिए उसको मानना था सैनिकों को जो हमारे धर्म के भ्रष्ट कर रहे हैं अंग्रेज़ों, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। आपको बताए हैं पहली बार विद्रोह जो 10 मई 1857 क्रांति जो हुआ था, मेरठ से हुआ था। इसी में देखिए आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समाप्ति के बाद ही गवर्नर जनरल के पद समाप्त करके वायसराय के पद जो कर दिया, और इस सत्ता को ब्रिटिश के क्राउन अपने हाथों में ले लेती है। इसलिए ये भी प्रश्न बनता है हमारे भारत के जो है प्रथम वायसराय कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही। इसी में देखिए 1857 क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो हो जाएगा पॉल स्टोन। इसी में देखिए आगे 1857 की ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसमें देखिए आगे 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी, हो जाएगा अवध, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो हो जाए लॉर्ड कैनिंग। और महारानी जो है जो क्राउन की जो घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पढ़ा गया था। इस तरह से प्रश्न ये बनता है कि महारानी की जो घोषणा पत्र 1857 क्रांति के बाद किसने पढ़ा, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ही। इसमें देखिए केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 क्रांति के विद्रोह असफल रहा। ये बनता है जो 1857 क्रांति का जो असफल क्यों रहा, तो हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्योंकि बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े जो लोग थे समय में, ये इंडिया को सैनिकों का साथ नहीं दिया। इसमें एक ज़मींदार के बहुत बढ़ चढ़ के नाम आता है, जो बाबू कुंवर सिंह, जो बिहार के ही रहने वाले थे। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में जो सैनिकों का साथ दिया और अंग्रेज़ों को तो बहुत हद तक ये खदेड़ दिया था। जब आप वापस जब युद्ध करके आ रहे थे, गंगा नदी के पार करते वक्त उसको हाथ में मतलब इस समय में गोली या कुछ लग गया था, जिसे उस समय में ही अपने हाथों को काट कर गंगा माता को चढ़ा दिया। तो इसलिए ये असफल था क्योंकि ये केंद्रीय संगठन की कमी थी, सुनियोजित रणनीति के भी अभाव था। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसका डेट जो 31 मई को रखा था, जो घर घर रोटी और मतलब रोटी और कमल, या कहीं कहीं चपाती लिखा रहता है, चपाती और कमल घर घर भेजाया था। जो 1857 क्रांति की शुरुआत जो है 31 मई को हो गई, लेकिन इससे पहले ही शुरुआत हो गया 10 मई को ही। इसलिए ये भी कहना है इतिहासकार को जो भारतीयों में धैर्य की कमी है, इसलिए क्योंकि डेट रखा था 31 मई को, इससे पहले ही शुरुआत हो गई 1857 की क्रांति। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी असफल रही क्रांति, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए आगे लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो हो जाएगा बेगम हजरत महल के द्वारा। इसी में देखिए आगे 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा वाराणसी में। प्रश्न ये भी बना हुआ है जो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हो गई, तो हो जाएगा ग्वालियर में। इस 66 या 67 बीपीएससी में ये प्रश्न ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हो गई, तो हो जाएगा ग्वालियर। यहाँ पर देखिए आगे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया, तो हो जाएगा कैप्टन हीरोज। इसी में देखिए आगे असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, दीवान मनीराम दत्त। सबको याद रखिए, असम में 1857 क्रांति का नेता कौन था, तो हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। इसी में देखिए आगे जो है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा, तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। जो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे और क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने पकड़ने के लिए मौलवी
अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 रुपया को इनाम रखे थे। इसमें देखिए आगे जो है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? हो जाएगा तात्या टोपे। उसका नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, इसको ध्यान रखिएगा आप। जो पूछ लिया जाएगा तात्या टोपे किसका नाम था, तो रामचंद्र पांडुरंग का नाम था तात्या टोपे। इसमें देखिए आगे जो है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो हो जाएगा बख्त खां। दोस्तों ये भी पूछ लिया जाएगा, मुगल जो साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं आप। इसको बाद में रंगून भेज दिया था और रंगून में ही मृत्यु हो गई, इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनता है, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसके मृत्यु के बाद इंडिया में मतलब 2 गज की ज़मीन भी नसीब मतलब नहीं हुई? तो हो जाएगा यही बहादुर शाह जफर, क्योंकि रंगून उसको भेज दिया था, रंगून में ही मृत्यु हो गया। रंगून नाम जो पुराना था, अभी वर्तमान में रंगून नाम जो है म्यांमार है, वर्तमान में जो नाम है। इसी में देखिए आगे जो है, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? तो हो जाएगा पील कमीशन। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से जो पढ़ेंगे ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे। देखिए बारी बारी से हम पढ़ेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसका बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं, विद्रोह जो बख्त खां सैन्य उसका जो सेना था, जो सैन्य नेतृत्व करता था बख्त खां। अब विद्रोह जो हुआ था जो दिल्ली में 11 मई को, क्योंकि 10 मई को स्टार्ट हो गया था मेरठ में और 11 मई को दिल्ली में हुआ था। दमन करता था हडसन, ध्यान रखिएगा। निकलसन पूछ लिया जाएगा, दिल्ली से दमन करता कौन था अंग्रेजी की तरफ से? तो हो जाएगा हडसन या निकलसन, जो इसमें याद रखिए। आगे लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो आप प्रश्न देख चुके थे किस तरह से बना हुआ था, आपको पूछ लिया जाएगा। जो 1857 क्रांति के समय में अवध से या लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो हो जाएगा बेगम हजरत महल और वीर जिस कादिर ने। और ये लखनऊ से जो शुरुआत, अगर लखनऊ से अगर उत्तर प्रदेश से अगर आते हैं तो इस सबका आप याद रखें, क्योंकि 4 जून 1857 क्रांति की शुरुआत ये हुआ था लखनऊ से। और उसको जो दमन करता कॉलिंस कैंपबेल से, ध्यान रखिए आप कैंपबेल। इसी में देखिए आगे, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। 4 जून 1857 क्रांति से शुरुआत हुआ था। इसका जो दमन करता था ह्यू रोज, याद रखिएगा। कानपुर से नाना साहेब, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करता था। 5 जून का स्टार्ट हुआ था ये, उसको भी दमन करता था कैंपबेल। इसी में देखिए आगे, इलाहाबाद से लियाकत अली था विद्रोही नेता, 6 जून का स्टार्ट हुआ था और कर्नल नील ने उसका दमन करता था। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और इसका जून 1857 क्रांति जो शुरुआत हुआ था कर्नल नील ने। जगदीशपुर, वही जगदीशपुर जो बिहार बताए, बिहार से जो दोस्तों अगर आते हैं उसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो बिहार से नेतृत्व 1857 क्रांति के किसने किया? तो हो जाएगा मतलब बाबू कुंवर सिंह, उसका भाई का नाम था अमर सिंह। जो 12 जून 1857 क्रांति शुरुआत हुआ था बिहार में, विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर था दमन करता। बलेरी से खान बहादुर खां, और जून 1857 क्रांति शुरुआत हुआ था जून में, विसेंट अय्यर था। और देखिए एक इसमें लास्ट में जो फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था, और 1857 क्रांति जो है उसका दमन करता रेनॉल्ड था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह के अखिल भारतीय नेता भी माना था। इसमें देखिए आगे जो है, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसके बारे में कितना बार हम चर्चा किए दोस्तों आगे। इसी में देखिए आगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को यही घोषणा पत्र था। इसी घोषणा के पत्र को पढ़कर ये
कैनिंग ने सुनाया था इलाहाबाद में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हो जाएगा पील आयोग का गठन ये किया गया था। इसी में देखिए आगे जो है वर्ष 1858 के पश्चात मतलब भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आपको हम बताए हैं ये अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के बाद ये पद को समाप्त करके ये वायसराय के पद बनाया था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों को आलोचक था? तो हो जाएगा मिर्जा गालिब। इसमें देखिए आगे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के तटस्थ बनाए। दोस्तों हम बताए हैं जो 1857 क्रांति इसलिए विफल मतलब असफल रह गया क्योंकि यहाँ इस समय में जो शिक्षित वर्ग जो मध्यम वर्ग शिक्षित जो होते हैं और ज़मींदार ने और जो उच्च उद्योगपतियों ने अपनी 1857 क्रांति से तटस्थ मतलब दूर रहा। अगर ये सब साथ देता तो इसी समय में अंग्रेज़ों को हमारे भारत से भागना पड़ता, लेकिन ये सब दूरी बनाए रखा अपने वर्चस्व के लिए। इसी में आगे जो है 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। हम आपको ये बताए हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बीपीएससी के लिए खास करके। ये बीपीएससी के पेपर आप उल्टा लीजिएगा, देखिएगा ये प्रश्न कितना बार बना है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? वह जो ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा, और ग्वालियर में ही जाकर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। इसमें देखिए आगे जो है 1857 क्रांति की जो प्रमुख पुस्तकें, द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसका लेखक है विनायक दामोदर सावरकर, 1857 मतलब 1857 जो पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। इसमें देखिए कि सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। इसमें आगे जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लिए टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खान। इसी में देखिए आगे जो है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। आगे देखिए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो हो जाएगा सर जेम्स ऑट्रम एवं टेलर ने ये 1857 क्रांति के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी और बी.डी. सावरकर ने ये 1857 क्रांति के पहली लड़ाई बताई है। इसी में देखिए आगे जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। मतलब आर.सी. मजूमदार का कहना था ये कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, न ही प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था। इसमें देखिए आगे जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। 1857 जो विद्रोह पर आधारित प्रमुख बात मतलब किसने कौन बात कहा? देखिए यहाँ पे डॉक्टर एस.एन. सेन के कहना था, इसका मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इसी में देखिए आगे अशोक मेहता के कहना ये था 1857 क्रांति के बारे में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीयता था। वीर सावरकर का कहना था ये एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का ये कहना था ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही ये ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसी में देखिए आगे जो है सर जॉन लॉरेंस के कहना था ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली के कहना था ये 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी.
रॉबर्टसन का कहना था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त जो करतूस था। इसमें देखिए आगे टी.आर. होम्स का कहना है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये भी बहुत वीवीआई है। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स ऑट्रम का कहना था 1857 की क्रांति के बारे में यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज का कहना था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। देखिए यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेले ही पुरुष थे। दोस्तों इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।